नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी धारावाही वर्ताकार लूप के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसा टॉपिक है कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसको इंग्लिश में हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। यानी कोई एक लूप है, सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस लूप के कारण उसकी अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि कोई एक सर्कुलर लूप है, जैसे ये एक सर्कुलर लूप ले लिया जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट P है, वो इसके सेंटर से अक्ष दूरी पर है, अक्ष डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? इससे पहले हमने एक जो लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या बायो-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। तो बायो-सावर्ट ने क्या बताया? बायो-सावर्ट ने ये बताया कि कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है DL, कोई एक अल्पांश लिया हमने DL जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस अल्पांश के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बायो-सावर्ट ने बताया। तो यहाँ पर भी हम बायो-सावर्ट लॉ यूज करने वाले हैं। कैसे? अब ये एक वर्ताकार पास है, वर्ताकार लूप, सर्कुलर लूप है, तो इसका एक अल्पांश ले लेते हैं हम छोटा सा। उससे पहले देखें, मैंने मान लिया इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो क्या है? कैपिटल R। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, एक पॉइंट P है वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? अब ये जो सर्कुलर पास है, ये सर्कुलर पास है, तो ये किस तल के अंदर है? यदि मैं मान लूं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ऊपर की डायरेक्शन, और ये z अक्ष है, तो ये जो धारावाही वर्ताकार पास है ये yz तल के अंदर है, yz तल के अंदर, और ये x अक्ष है, मतलब ये इस तरह से है ये लूप yz तल के अंदर। तो yz तल के अंदर लूप है, मतलब इसका जो ये हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी ये लूप ऐसे है और इसमें करंट ये फ्लो हो रही है। जैसे इसको सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर ये ऐसे हो गया लूप जिसके अंदर ये करंट फ्लो हो रही है I। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी है? R। अब इसकी अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लो, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर YZ प्लेन के अंदर रख दिया, तो ये ऐसे हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक अल्पांश लें, पहले एलिमेंट लें। जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट DL, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। जब ये ऐसे लूप है उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो वहां ऊपर मैंने एक DL एलिमेंट ले लिया। इस DL एलिमेंट के कारण तो हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ से, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ ने यही तो बताया था कि कोई भी एक एलिमेंट है उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इसके कारण हम P पॉइंट पर बात करें। पहले ये P पॉइंट है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, और वो अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या लिखते हैं हम? dB वेक्टर। और जो बायो-सावर्ट का लॉ है वो क्या है? dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl क्रॉस R डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट लॉ है। और ये जो डिस्टेंस है इस करंट कैरिंग एलिमेंट की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो है कर्ली R। तो अब देखें क्या है। अब ये तो कर्ली R है और ये अल्पांश DL है। अब इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो जो DL है ना वो DL ऐसे अल्पांश है यहाँ पर DL, और ये है R।
तो आर और डीएल, आर कैप और डीएल के बीच में जो एंगल है ना वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल आर कैप साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो ये एंगल है ना, ये डीएल और आर कैप दोनों के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ पर हमेशा ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि जैसे ये सर्कुलर लूप है, यहाँ पर हमने देखा। अब ये मैंने अल्पांश लिया डीएल, तो ये मैं आर करली आर ले रहा हूँ उस पॉइंट पी की डिस्टेंस, तो वो हमेशा इसके लंबवत ही तो होगा। अब ये यहां पर इसकी डायरेक्शन के लिए मैंने एन कैप मान लिया, क्यों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो डीएल वेक्टर का मापांक आर कैप का मापांक साइन थीटा। अब इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, यहां पर एंगल तो है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल आर कैप 1 हो गया, साइन थीटा साइन 90 1 हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई करली आर स्क्वायर। अब हम देखें कि इस डीएल अल्पांश के कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो कोई भी एक अल्पांश है या कोई भी एक वायर है, जैसे मान लिया मैंने ये एक वायर है, इसके अंदर करंट आई डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं दाएं हाथ के नियम से। तो इस वायर को ऐसे पकड़ेंगे हम, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो जो अंगूठा है ये वायर की करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसे पकड़ने पर ये जो अंगुलियां हैं ये किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ हुआ। वैसे यहाँ पर देखिए ये अल्पांश डीएल है, डीएल अल्पांश है, तो इस डीएल अल्पांश के कारण हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर देखेंगे कर्ल करेंगे अंगुलियों को, ये डीएल अल्पांश है, कर्ल करेंगे तो इस पॉइंट पर जो कर्ल करेंगे वो किधर आएगा, ऊपर की साइड में आएगा। एक इसको हम ऐसे भी यहां से भी देख सकते हैं, जो डीबी है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कैसे, ये है डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप। यहां से देखो ये क्या है, डीएल, आर किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर कैप, आर कुछ ऐसे है, डीएल क्रॉस आर कैप मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, डीएल क्रॉस आर कैप। तो ये डायरेक्शन हुई किसकी, डीबी की, डीबी वेक्टर। अब मैंने मान लिया ये एंगल कितना है, अल्फा, ये जो डीबी है ये इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। इसका अक्ष अक्ष की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको तो मैंने वो हो जाएगा डीबी कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमने ये डीबी फाइंड आउट किया, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट हैं और ये केवल डीएल के कारण ही निकाला है मैंने, डीबी डीएल अल्पांश के कारण निकाला। अब ये डीएल 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 छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर हम इसको मान सकते हैं, ये जो करंट लूप है, तो जैसे कोई दूसरा अल्पांश आएगा उसकी भी यहाँ कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ऐसे या फिर ऐसे बाहर की तरफ होगी, ऐसे होगी, तो उसका एक कंपोनेंट तो आएगा अक्ष अक्ष की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा अक्ष अक्ष के परपेंडिकुलर। जैसे यदि मैं यहाँ पर डीएल लेता तो उसकी यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आती डीबी की डायरेक्शन, और उसका एक कंपोनेंट तो आता अक्ष अक्ष के अलोंग और एक कंपोनेंट अक्ष अक्ष के परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है ना वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और बचेगा कौन सा, केवल अक्ष अक्ष के अलोंग कंपोनेंट है ना डीबी कोस थीटा, वो ही बचेगा। यानी जो अल्पांश है छोटे छोटे डीएल डीएल डीएल, उन सभी का केवल एक ही कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, डीबी कोस अल्फा, जो अक्ष अक्ष की डायरेक्शन में है। तो यदि मुझे बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये डीबी है तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा
dB कोस अल्फा। समेशन लगा दूं मैं एक तरीके से, इसके मतलब जोड़ना है सभी का, dl सभी का ऐड करना है। तो ये क्या हो गया, b इक्वल टू समेशन ऑफ dB, मतलब dB की वैल्यू पुट करें यहां पर, कितना आएगा, म्यू नोट आई dl डिवाइड बाई 4 पाई करली आर स्क्वायर। ये तो हो गया ये, इसके समेशन लगाएंगे तो म्यू नोट कांस्टेंट है, करंट आई है वो भी स्टेडी करंट है, तो वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है वो भी। और ये जो dl है ये हमने अल्पांश लिया है तो यही तो चेंज होगा ना, तो समेशन किस पर लगाएंगे, dl पर। ये हो गया समेशन dl। अब कोस अल्फा की वैल्यू रखनी है यहां पर हमको। कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कोस अल्फा या फिर हाँ कोस अल्फा। अब यहां से देखो ये एंगल कितना है अल्फा, ये टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री यानी π/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। अब ये जो पूरा एंगल है ना ये 90 डिग्री है और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो गया। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस अल्फा। अब हम यहां से देखते हैं, ये सेंटर O है, इसको A नाम दे दिया मैंने। इस ट्रायंगल के अंदर देखो POA के अंदर, POA के अंदर हम देखेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर साइन 90 माइनस अल्फा निकाल लूं। यदि मैं इसको थीटा की तरह ट्रीट करूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा r, कर्ण क्या है करली r, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल R डिवाइड बाई करली r। ये साइन 90 माइनस अल्फा है। अब साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कोस अल्फा, कैपिटल R डिवाइड बाई करली r। साइन 90 माइनस अल्फा होता है कोस अल्फा, क्यों 90 पर साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और 90 माइनस अल्फा फर्स्ट चतुर्थांश में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में कोस अल्फा वो पॉजिटिव है ही, तो इसकी कोस अल्फा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई R डिवाइड बाई करली R, मतलब ये यहाँ पर क्यूब आ गया। अब देखो जो B है वो क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू नोट आई R डिवाइड बाई 4 पाई करली R। अब यहां से देखो करली R है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या है कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो इसको मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से करली R को रूट R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 1/2 यानी रूट के अंदर है, और टोटल कितना हो जाएगा पावर 3 है तो 3/2, इसकी पावर कितनी होगी 3/2। अब dl है उस पर समेशन लगा हुआ है, तो dl यदि पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे तो ये क्या है, एक सर्कुलर जो पास हमारे पास सर्कुलर लूप है उसकी क्या हुई परिधि, तो हुई परिधि कितनी हो गई इसकी 2πr, तो जो समेशन r है उसकी जगह हम रख देंगे 2π इंटू रेडियस r। तो यहां से b क्या आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। b मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p म्यू नोट i 2πr, और ये r है ही, म्यू नोट आई 2 से पाई कैंसिल आउट कर सकता हूं, यहां पर ये जो 2 से नीचे कितना बच जाएगा 2 म्यू नोट आई R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2। B इक्वल टू म्यू नोट आई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2।
ये क्या हो गया b। अब ये जो b है इसकी डायरेक्शन b है, b आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर कैपिटल आर है ना, वो इस सर्कुलर लूप की रेडियस है, त्रिज्या, और जो अक्स है वो इसके सेंटर से पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस है, इसकी एक्स पर वो पॉइंट कहाँ ले रहे हैं वो है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो कभी भी एक लूप है उसके अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जैसे यही तो है लूप, तो जो दायां हाथ की जो अंगुलियां ना उनको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करवाना है, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करवाया मैंने, तो ये जो अंगूठा है ना ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यदि इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर आई, बाहर की ओर। अब यहाँ पर ये ऐसे है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस हिसाब से, मतलब ऐसे, तो जो B है उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अक्स अक्स की तरफ, यानी जो dB है रिजल्टेंट वो अक्स अक्स के अंदर आएगा B। तो इसको मैं लिख सकता हूं अक्स केप के अंदर है। तो एक बार यहां पर हो जाएगा B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अक्स केप के अंदर, अक्स केप। तो ये हो गया किसी भी सर्कुलर लूप के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ये जो पॉइंट P है ना इसको यदि हम इसके सेंटर पर भी ला सकते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यदि इस पॉइंट को हम बहुत ज्यादा दूर ले जाएं जिसको इन्फिनिटी मान सकते हैं वहां पर ले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखें इसके अंदर, तो फर्स्ट केस है हमारा, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ये तो समझ गए आप डायग्राम। तो वहां लिखा हुआ है ही। अब इसके अंदर फर्स्ट केस क्या है, पहला केस क्या है कि ये जो पॉइंट P है ना इसको मैं इसके सेंटर पर ले आऊं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, यानी ये जो सर्कुलर लूप है उसके इसी सेंटर पर ही पॉइंट लिया है मैंने, मतलब ये ऐसे सर्कुलर लूप था, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ये पॉइंट P था, इस पॉइंट को मैं इसके सेंटर पर ही ले आऊं O, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, B अक्स सेंटर बोल सकता हूं BO, सेंटर पर कितना होगा, जब सेंटर पर ले आऊंगा तो जो अक्स है वो कितना हो गया 0, तो इस फॉर्मूले के अंदर अक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर अक्स को 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी आर क्यूब, ऊपर कितना है आर स्क्वायर, नीचे कितना बचा आर, तो कितना आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ये हो गया किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यदि उसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है तब। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन किधर होगी, अब मैं यही मान रहा हूं कि ये जो सर्कुलर लूप है ना वो इसी बोर्ड के तल में ही है, बोर्ड के तल में ही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, अंगूठा, तो वो होगी बाहर की ओर, यहाँ पर डायरेक्शन होगी अपवर्ड, बाहर की ओर, यानी इसको मैं डॉट से दर्शा दूं एक बाहर की ओर, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर। अब इसमें एक चीज और कि यदि, या फिर दूसरा केस ले लेते हैं, केस दूसरा क्या है कि ये जो अक्स है ना डिस्टेंस, इस
ओ पॉइंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, किससे, इसकी रेडियस से। यानी मतलब ये हुआ कि अक्स है ना वो बहुत ज़्यादा दूर चले गए हम इस सर्कुलर लूप से, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या करें, यहां से मैं अक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा, B इक्वल टू, एक बार केवल मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं इसका, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसमें से मैंने अक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब ये अक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई अक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो अक्स स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, मतलब अक्स क्यूब हो गया, बाहर आएगा तब अक्स क्यूब। अब अक्स है ना ये बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी है, टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, तो ये टर्म तो बहुत कम हो गई, तो नेग्लेजिबल हो गई, तो इस टर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो ये कितना बचा, केवल यहां पर 1, तो कितना आ जाएगा ये, B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब। ये टर्म नेग्लिजिबल हो गई, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1, तो यहां से इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा, B इन्फिनिटी पर, यह आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x क्यूब। और यदि इसके लिए देखें तो उसकी डायरेक्शन वही होगी, एक्स कैप की तरफ दूर। तो अगर पॉइंट हम बहुत ज्यादा दूर ले लें तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x क्यूब। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये तो कब था कि इस सर्कुलर लूप के अंदर केवल एक ही लूप है, मतलब जो फेरे हैं इसके अंदर लूप है वो केवल कितना है, एक ही है। यदि मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, यदि n लूप ले लूं, यहाँ पर ये जो कुंडली है एक तरीके से इसको मतलब n लूप ले लिया, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो उसके लिए इफ यदि n लूप हो तो क्या होगा, अगर n लूप हुए ना तो ये जो टर्म है वो तो क्या बन जाएगी, B एट पॉइंट O म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। यहां पर भी इसको n से मल्टीप्लाई करना है केवल, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x क्यूब। तो ये कब हुआ, जब फेरों की संख्या n हो, यानी इसके अंदर जो लूप है वो कितनी है, n है। तो ये तो हुआ किसी कुंडली के कारण जो उसकी अक्ष पर कोई पॉइंट लिया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला वो तो ये हो गया। अब यदि सेंटर पर बात करें तो ये हो गया, अक्ष मैंने कितना रख दिया, 0। यदि बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे इन्फिनिटी पर तो उसकी कंडीशन ये आ गई, तो उसके लिए ये हो गया। अब यदि फेरों की संख्या n है तो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर क्या देखते हैं हम, इसमें एक चीज ये है कि अब इसमें देखिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इनटू में मैं इसको कर दूं पाई आर स्क्वायर और डिवाइड भी कर दूं पाई आर स्क्वायर से। ये पहले से आर स्क्वायर है ही, और नीचे कितना है, 2x क्यूब। यानी मैंने क्या किया,
जो सर्कुलर लूप है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो अब क्या होगा, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एन आई इंटू एरिया। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, एम, मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है एन आई इंटू एरिया। कोई भी एक सर्कुलर लूप है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है एन आई इंटू उसका एरिया। तो यहां पर इसकी जगह मैं एम लिख सकता हूं, तो ये क्या आ गया, बी इक्वल टू म्यू नोट एम आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है ना वो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैंने क्या लिख दिया, एम डिवाइड बाई 2 है, पाई बच गया यहां पर, तो एक्स क्यूब और 2 पाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये यहां पर कितना हो गया, 4 पाई, तो ये हो गया b इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई 2m एक्स क्यूब। तो ये जो इक्वेशन है ना, इससे क्या पता चला आपको, कि इससे ये पता चला कि कोई भी एक सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। यानी ये एक मैग्नेटिक डायपोल ही है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल की टर्म आ रही है हमारे पास। अब मैग्नेटिक डायपोल की तरह व्यवहार कैसे करेगा, तो इसको देखो, ये मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया इसको, ये वाई जेड तल के अंदर था, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है। तो जब इसमें मैं सामने से देख रहा हूं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये एस की तरह बिहेव कर रहा है। और जब मैं इसके पीछे जाऊंगा, मतलब जैसे इसको मैं यहां से देखूंगा, तो जो लूप है वो कुछ इस तरह से होगा और करंट ऐसे फ्लो होगी। यहां पर करंट थी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एन की तरह। मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल, यानी एक चुंबक ही हो गया, चुंबक की तरह तो व्यवहार कर रहा है। एक तरफ से देखने पर एस की तरह दिख रहा है, एक तरफ से एन की तरह, तो ये मैग्नेटिक डायपोल ही है एक। अब इसमें आगे देखते हैं हम, अब इसमें जो केस फर्स्ट देखा था हमने कि कोई भी एक सर्कुलर लूप है, उसकी अक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा हो और इसकी रेडियस कितनी है आर, तो इस सर्कुलर लूप के कारण इसकी जो सेंटर है ओ, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। डायरेक्शन है वो तो हम देख लेंगे वैसे। अब यदि ये जो सर्कुलर लूप है ये मैं पूरा नहीं लेकर यदि ये जो सर्कुलर लूप है इसको मैं पूरा नहीं लेकर एक पार्ट लूं इसका, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये सर्कुलर लूप है, इसका केवल इतना ही पार्ट लिया मैंने, ये सेंटर पर कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो केवल इस पार्ट, ये जो इतना सा मैंने अल्फांस लिया है dl, केवल इस अल्फांस के कारण ही इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो कैसे देखेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये था पूरे सर्कुलर लूप के कारण, यानी जब इसने सेंटर पर जो एंगल है वो 2 पाई बनाया था, तब जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ये था। अब यदि मैं एकांक यानी यूनिट एंगल की बात करूं तो वो क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2r। ये तो था पूरे सर्कुलर लूप के कारण। अब यदि मैं एकांक लूप की एकांक मतलब एंगल की बात करूं तो 2 पाई से डिवाइड करूंगा। अब यदि मुझे थीटा का चाहिए तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके कारण हो गया, एक जो मैंने अल्पांश लिया है उसके कारण इसके जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हो गया। अब यदि मैं ये पूरा अल्पांश ये जो पूरा सर्कुलर पाथ ले लेता तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाता, 2 पाई। यहाँ थीटा की जगह 2 पाई पुट करता है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो इक्वेशन कौन सी आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये इसके अंदर ये एक फॉर्मूला ये भी है, ये ध्यान में रखना आपको। और एक इसमें है कि क्या होता है कि जब हमें समरूप
विद्युत क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है ना, तो वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आता है, कैसे जनरेट करते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कोई भी दो कोयल ले लेते हैं, या जो सर्कुलर लूप है वो ले लिया हमने, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, दोनों बराबर हैं, दोनों की रेडियस एक ही है, एक है, रेडियस सेम है दोनों की, इसकी रेडियस भी r, इसकी रेडियस भी r, ये इनकी अक्ष है। अब हम क्या करें, यदि कोई भी दो कुंडलियां हैं या दो कोयल हैं सर्कुलर, इसके अंदर भी I करंट फ्लो हो रहा है, I, इसके अंदर भी I करंट फ्लो हो रहा है, यदि इनके जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मेंटेन कर दें, r, मतलब इनकी जो रेडियस है ना उतनी डिस्टेंस है इनके सेंटर के बीच की, तो क्या होगा कि इनके बीच का जो जितना भी एरिया है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, समरूप मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो समरूप मैग्नेटिक फील्ड हम जब भी जनरेट करना चाहते हैं तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने तैयार की है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कोयल, हेल्महोल्ट्ज कोयल बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे हम अर्थ के ऊपर है तो जो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता है उस सबको रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पर क्या आता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ये अब इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, कुंडली है कोयल, इसके सेंटर पर कोई पॉइंट O है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यदि इसकी जो रेडियस है r वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, 100, और जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है धारा वो कितनी है, 1 एम्पियर। तो कैसे निकालेंगे इसका, अभी फॉर्मूला बताया डायरेक्ट, कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r, आपको डायरेक्ट भी ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r। अब करंट I दिया हुआ है, या अगर इसके अंदर n फेरे हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई करना है, n दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। तो यहाँ पर रख दें, कितना आएगा, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, करंट I कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, n कितना दिया हुआ है 100, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस r दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सोल्व करो, कितना आता है, तो यहाँ से देखो ये हो गया 10 टू पावर -1, ऊपर जाएगा +1, यहाँ पर इसको हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये कितनी है 2, 1 नीचे से आएगा तो 3 हो गया, मतलब 10 टू पावर -7, 10 टू पावर +3, 2 तो ये 1 नीचे से बचेगा, इसको सोल्व कर लो आगे। B इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू पावर -4, और जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके अंदर आएगा, टेस्ला के अंदर। तो ये हो गया, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला था, बस वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर।